नमस्कार दोस्तों, मैं बंकिम चंद्र टेलर नवसारी गुजरात से हूं और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से 9th मंथ रिजल्ट श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा परिचय दूं तो मैं टेक्सटाइल कंसल्टेंट का प्रोफेशन से हूं। स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन वाइज मेरा कोई फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्टडी बैकग्राउंड नहीं है। स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट का अगस्त 2021 का 4 मंथ वर्कशॉप ज्वाइन किया और पीयूष सर ने जो भी असाइनमेंट दिया उसे पूरा किया। तो आज मैं कोई भी सेक्टर की कोई भी कंपनी का डेटा एनालिसिस करके कंपनी के बारे में सही निर्णय लेने के काबिल बना, तो उसका पूरा श्रेय हमारे मेंटर, टीचर और प्रॉफिट फ्रॉम इट के फाउंडर श्री पीयूष सर को जाता है। दोस्तों, आज का मेरा प्रेजेंटेशन वंडरेला हॉलीडेज लिमिटेड जो अदर लेजर फैसिलिटीज सेक्टर से है उसके ऊपर है। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अदर लेजर फैसिलिटीज इंडस्ट्री के कौन से की कंपोनेंट है। तो ये लेजर इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल रिक्रिएशन, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, कंट्री साइड रिक्रिएशन, होम बेस्ड लेजर और प्ले एंड एक्टिविटीज बेस्ड लेजर जैसे की कंपोनेंट है। उसमें प्ले एक्टिविटी बेस्ड लेजर कंपोनेंट में कैसीनो और एम्यूजमेंट पार्ट की कंपनियां आती है। दोस्तों, ये लेजर इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ऐसे ऐसे लोगों की एक्सपेंडिचर पावर बढ़ती है। तो नेचुरली लोग ये लेजर इंडस्ट्री में अपने एंटरटेनमेंट एंड एक्टिविटी के पीछे खर्च करते हैं। तो ये सेक्टर की ग्रोथ बढ़ना तय है। यदि हम मार्केट साइज की बात करें तो ग्लोबली 2021 में ये सेक्टर की डिमांड $4,400 बिलियन की रही थी, जो आने वाले 6 साल में 5.7% CAGR से बढ़कर $6,348 बिलियन तक 2027 में पहुंचने की उम्मीद है। और इंडिया की बात करें तो 2020 में ये सेक्टर की डिमांड $75 बिलियन की थी, जो आने वाले 60 साल में 12% CAGR से बढ़कर $125 बिलियन तक 2027 में पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, वर्ल्ड की बड़ी सर्वे कंपनियों का डेटा एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट आई है कि ये सेक्टर की हाई डिमांड एशिया पैसिफिक कंट्री में वर्ल्ड की अदर कंट्री से ज्यादा रहने वाली है। तो ये रिक्रिएशन सर्विस इंडस्ट्री में ग्लोबली बड़े प्लेयर्स के रूप में देखें तो द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी, यूनिवर्सल स्टूडियो, लास वेगास सन, बॉन्ड लेजर, मेलिन एंटरटेनमेंट जैसे बड़े मेजर प्लेयर्स है। और इंडिया की बात करें तो डेल्टा कॉर्प, वंडरेला, निको पार्क, इमेजिका, एसलवर्ड, पोलो अम्यूजमेंट, आजवा फनफर जैसे लिस्टेड एंड अनलिस्टेड टोटल 37 प्लेयर है, जिसमें डेल्टा कॉर्प, वंडरेला, निको पार्क, इमेजिका, आजवा फनफर जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्लेयर है। दोस्तों, एक अदर लेजर फैसिलिटी सेक्टर में इंडिया में फिलहाल 60 लिस्टेड कंपनीज है, जिसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8,184 करोड़ की है। दोस्तों, ये अदर सेक्टर से कम मार्केट कैप वाला सेक्टर है। ये जो सेक्टर है वो अदर सेक्टर से कम मार्केट कैप वाला सेक्टर है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। अब हम यहाँ पे ये सेक्टर के बारे में और आगे बढ़े उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की मार्केट कैप, सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में हिस्सेदारी किसकी कितना परसेंटेज की है। तो दोस्तों, ये चार्ट से हमें एक क्लियर आइडिया आ रहा है कि ये लेजर फैसिलिटी सेक्टर में डेल्टा कॉर्प 80%, वंडरेला 15%, निको पार्क 3.5% और इमेजिका 1.4% का हिस्सा रखता है। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर हुआ कि ये सेक्टर का 95% मार्केट कैप डेल्टा कॉर्प और वंडरेला के पास है। यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि डेल्टा कॉर्प कैसीनो सेगमेंट से है और वंडरेला एम्यूजमेंट पार्क सेगमेंट से है। तो अब हम ये दोनों कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट में कितना परसेंटेज का हिस्सा है उसे भी देख लेते हैं। वंडरेला सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में सेक्टर का, ये जो दो कंपनी का टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसमें से 26% का हिस्सा रखती है और डेल्टा कॉर्प 74% का हिस्सा रखती है। यहाँ पे ये साफ हो गया कि इंडिया में अदर
लेजर फैसिलिटी सेक्टर में कैसीनो सेगमेंट में डेल्टा कॉर्प एंड एम्यूजमेंट पार्क में के सेगमेंट में वनरेला अपनी अपनी सेगमेंट में एक अकेला सस्टेनेबल प्लेयर है। अब हम ये दो कंपनी के हमारे क्वालिटी के पैरामीटर नेट प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवर रेशियो, टोटल डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जैसे पैरामीटर से चेक कर लेते हैं कि ये पैरामीटर में कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यहाँ पे दोनों कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% के है, मतलब कंपनी अपनी रेवेन्यू का 24% का हिस्सा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। इंटरेस्ट कवर रेशियो की बात करें तो आईसीआर का मतलब कंपनी अपने जो लिया हुआ फाइनेंस होता है उसका इंटरेस्ट चुकाने में कितना गुनी क्षमता रखता है। तो डेल्टा कॉर्प का आईसीआर 257 का है और वनरेला का आईसीआर 75 का है, जो एक काफी अच्छा है। अच्छा आईसीआर की वजह कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनियां है, दोनों कंपनी के पास डेब्ट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में डेल्टा कॉर्प का रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का है और वनरेला का आरओई 8% का है। यहाँ पे ये दोनों कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा होने की वजह से आरओई हमें कम दिख रहा है। आरओपीई की बात करें अब तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो डेल्टा कॉर्प का 6.8 टाइम्स का है और वनरेला का 1.15 टाइम्स का है। डेप्ट की बात करें तो दोनों कंपनी का डेप्ट नहीं है, मतलब कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ये क्वालिटी पैरामीटर से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि कैसीनो सेगमेंट में डेल्टा कॉर्प और एम्यूजमेंट पार्क सेगमेंट में वनरेला अपने अपने सेगमेंट की एक राजा कंपनी है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़े तो एम्यूजमेंट पार्क सेगमेंट में वनरेला हॉलीडेज लिमिटेड जो है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो भी दर्शक डेल्टा कॉर्प के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे सहयोगी श्री अमरनाथ ठाकुर ने प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है, उससे देख ले। तो अब हम वनरेला कंपनी के ओवरव्यू जान लेते हैं। तो ये कंपनी कॉसेप्ट चिटिला पिल्लाई जो वी गार्ड इंडस्ट्री के फाउंडर है उसने शुरू की थी, जो आज रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल मिस्टर अरुण कॉसेप्ट चिटिला पिल्लाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी के पास फिलहाल 3 एम्यूजमेंट पार्क रनिंग में है, जिसमें बेंगलुरु में 39.20 एकड़ डेवलप किया हुआ लैंड है और 42.55 एकड़ लैंड डेवलप करने की बाकी लैंड, तो कुल मिला के 81.75 एकड़ लैंड है। कोची का जो उसका एम्यूजमेंट पार्क है उसमें कंपनी के पास डेवलप किया हुआ लैंड 28.75 एकड़ लैंड है और डेवलपमेंट करने की बाकी लैंड 64.42 एकड़ है। तो टोटल वहां पे भी उसके पास 93.17 एकड़ लैंड है। हैदराबाद पार्क की बात करें तो वहां पे डेवलप किया हुआ लैंड 27 एकड़ और डेवलपमेंट करने का बाकी लैंड 22.50 एकड़, कुल मिला के 49.5 एकड़ लैंड हैदराबाद के पार्क के पास भी है। तो ये एम्यूजमेंट पार्क सेगमेंट के अंदर कंपनी के पास लैंड बैंक काफी अच्छी है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब एम्यूजमेंट पार्क की जो बात करें तो एम्यूजमेंट पार्क में लोकेशन वाइज देखे तो कंपनी का लोकेशन सिटी से नजदीक होना चाहिए, जो वनरेला के तीनों पार्क में सिटी से नजदीक है, ऑलमोस्ट 15 से 25 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। कंपनी अपने एम्यूजमेंट पार्क की अलग अलग राइड का डेवलपमेंट की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, तो उसका भी जो खर्चा है वो काफी हद तक कंपनी के बेनिफिट में रहता है। यही खर्चा दूसरे ये सेगमेंट की दूसरी पीयर्स कंपनी के लिए काफी बड़ा बर्डन बन जाता है। कंपनी की पॉलिसी मिडिल क्लास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की है, वो हिसाब से पर हेड एवरेज टिकट प्राइस 800 to 1200 रुपीज की है। जो 4 से 5 मेंबर का फैमिली रहता है वो आराम से 4 से 5 हजार रुपया अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सब कारण की वजह से दूसरे प्लेयर्स को ये सेक्टर में एक एंट्री बैरियर का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी चेन्नई में एक नया एम्यूजमेंट पार्क सेटअप कर रही है और उड़ीसा में भी नया एम्यूजमेंट पार्क सेटअप करने की अप्रूवल ले ली है। कंपनी के फिलहाल रनिंग तीनों पार्क में जरूरी अपग्रेडेशन और न्यू राइड डेवलपमेंट प्लस जो अंदर अनडेवलप्ड बैलेंस लैंड है उसको जरूरत के हिसाब से डेवलपमेंट करने में ध्यान दे रही है। कंपनी
अलग अलग होटल्स के साथ टाई अप करके भी अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। कंपनी का 24 से 25 लाख का एवरेज फुटफॉल लास्ट 5 साल से मेंटेन है। अब ट्रिप एडवाइजर के रैंकिंग के अवार्ड के हिसाब से 2021 में वंडरला का बेंगलुरु पार्क नंबर 3, कोची पार्क नंबर 8 और हैदराबाद पार्क को नंबर 17 का बेस्ट रैंक मिला। कंपनी को बेंगलुरु पार्क का एशिया का टॉप 11 रैंक हासिल हुआ है। दोस्तों, कंपनी के बारे में हमने काफी जानकारी ले ली। अब हम कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस की बिहेवियर का भी एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोरोना की वजह से Q4 20 से पूरा ईयर एंड 21 तक का पीरियड और ऑलमोस्ट H1 22 की भी कोरोना की हाईली इफेक्टेड ये इंडस्ट्री रही थी। तो अब यदि हमें एक्चुअली बिहेवियर एनालिसिस करना है तो ईयर एंड 2020 तक का डेटा का एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पे वंडरला कंपनी ने 2012 से 2020 तक सेल्स में 12% CAGR से 2.5 टाइम्स, प्रॉफिट में 11% CAGR से 2.2 टाइम्स और रिजर्व में 41% CAGR से 15 टाइम की ग्रोथ की। कंपनी ने एवरेज 24% नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया है। तो दोस्तों, ये कंपनी 12% CAGR से ग्रोथ करके इंडिया की GDP का आउट परफॉर्म कर रही है। तो हमें ये कंपनी पे ध्यान देके इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। अब यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हमारे पीयर इन्वेस्टर की ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचे वो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के चेक कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हमने 2016 से 2022 तक के 8 साल की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा। तो प्रमोटर का हिस्सा 70% स्टेबल रहा, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 3% कम हुई और FII की हिस्सेदारी 3% बढ़कर 11% हुई और रिटेलर की हिस्सेदारी 6% बढ़कर 16% की हुई। तो यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी स्टेबल और FII की हिस्सेदारी बढ़ी, वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब हम कंपनी की सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो 72% का हिस्सा एंट्री फी कलेक्शन का है, 14% का हिस्सा कुक फूड का है, 5.6% का हिस्सा रेडीमेड गारमेंट जो वाटर पार्क में कॉस्ट्यूम के तौर पे यूज होता है उसका है, 3.1% का हिस्सा सॉफ्ट ड्रिंक एंड पैकेज फूड का है और 2.4% का हिस्सा रूम रेंट का मेनली है। दोस्तों, यहाँ पे करंट ट्रेंड में कॉस्टिंग की बात करना फिलहाल जरूरी नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से पूरा साल 2021 एंड H1 2022 कंपनी हाईली कोविड इफेक्टेड रही थी। तो कंपनी के पास धंधा ही नहीं था, तो रेवेन्यू नहीं आ रही थी, तो कंपनी लॉस में थी क्योंकि कंपनी के कुछ मिनिमम खर्च और डेप्रिसिएशन की मैटर तो नॉन स्टॉप चली रही थी। लेकिन हमने आगे ये चीज देख ली है कि नॉन कोविड टाइम में कंपनी लगातार 8 साल एवरेज 24% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही थी। तो कंपनी अपना खर्चा अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती है। दोस्तों, अब हम करंट ट्रेंड की बात करें तो कंपनी ईयर एंड 2021 में सेल्स -86%, प्रॉफिट -177% और मार्जिन 136% के साथ हाईली कोविड इफेक्टिव लॉस में रही थी। Q1 2022 में कंपनी की सेल्स ग्रोथ अपने लो बेस से 21,650% की बढ़ी, प्रॉफिट की -9% से ग्रोथ हुई और मार्जिन -305% का रहा। यदि हम H1 2022 का देखें तो सेल्स ग्रोथ 10,675% का रहा बिकॉज ऑफ द लो बेस, प्रॉफिट ग्रोथ -26% का डिग्रोथ हुआ, मार्जिन -105% का रहा। और अभी 9 मंथ 2022 का देखें तो सेल्स ग्रोथ 1,264%, प्रॉफिट ग्रोथ -60% की ग्रोथ और मार्जिन -26% का रहा। यहाँ पे अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 2022 का तीनों क्वार्टर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी ने Q1 में -13.25 करोड़ की लॉस की, Q2 में -9.28 करोड़ की लॉस की, लेकिन Q3 में 4.56% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट किया है। यदि हम ये बात को थोड़ा बड़ी फ्रेम से देखें तो लास्ट 5 क्वार्टर से यही Q3 2022 में कंपनी ने लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, जो एक इन्वेस्टर के लिए गुड साइन है
कि कंपनी अब कोविड के पहले की टाइम की जो ग्रोथ थी उसकी ओर वापस बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये सब डेटा एनालिसिस करने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी सेल्स ग्रोथ 200%, पैट ग्रोथ -75% और मार्जिन -10% के साथ ईयर एंड 2022 में सेल्स 38 करोड़, प्रॉफिट -12 करोड़ और ईपीएस -2 रुपीस पे पूरा साल ये साल पूरा करेगी। लेकिन आगे 2023 में कंपनी 135% CAGR से सेल्स 271 करोड़, 325% CAGR से प्रॉफिट 53 करोड़ और मार्जिन 20% के साथ वापस अपना ग्रोथ जर्नी पकड़ लेगी। और आगे लॉन्ग टर्म में यदि कंपनी 9% CAGR से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ करेगी तो भी 2025 में कंपनी का सेल्स 322 करोड़, प्रॉफिट 63 करोड़, ईपीएस 11 रुपीस और फेयर वैल्यू 426 रुपीस का रहेगा। और 2030 में कंपनी का सेल्स 495 करोड़, प्रॉफिट 97 करोड़, ईपीएस 17 रुपीस और फेयर वैल्यू 655 रुपीस का रहेगा। और 2035 में कंपनी का सेल्स 762 करोड़, प्रॉफिट 149 करोड़, ईपीएस 26 रुपीस और फेयर वैल्यू 1008 रुपीस का रहने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, यदि हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो फिलहाल कंपनी के शेयर अपनी बाइंग की रेंज 215 से 240 के बीच में ट्रेड हो रहा है, जो एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल है, जहां से हम उसको लास्ट टाइम हाई 415 तक का टारगेट की उम्मीद रख सकते हैं। तो हमें ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 0.5 से 1% का एलोकेशन देना चाहिए। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज से प्रेजेंट किया गया है। ये कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने क्वालिफाइड एडवाइजर की अवश्य सलाह लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।